पहले दिन जब उसने वकार को देखा तो वो उसे देखती ही रह गई थी। अस्मा की पार्टी में किसी ने उसे मिलवाया था। इनसे मिलो, ये वकार हैं। वकार उसके लिए मुकम्मल अजनबी था, मगर उस अजनबीपन में एक अजीब सी जान पहचान थी। जैसे बरसों या शायद सदियों के बाद आज वो दोनों मिले हों और किसी एक ही भूली हुई बात को याद करने की कोशिश कर रहे हों। दूसरी बार शाहिदा की कॉफी पार्टी में मुलाकात हुई थी और इस बार भी बज़ाहिर उस बेगानगी के अंदर वही यगानगत उन दोनों को महसूस हो रही थी। ये पहली निगाह वाली मोहब्बत नहीं थी, एक अजीब सी कुर्बत और गहरी जान पहचान का एहसास था जो दोनों के दिलों में उमड़ रहा था। जैसे बहुत पहले वो कहीं मिले हैं, बहुत लंबी लंबी बहसें की हैं, आदात, ख्यालात और ज़ाती पसंद के ताने बाने पर एक दूसरे को परखा है। वो दोनों एक दूसरे के हाथ की गर्मी को जानते हैं, उस बरकी रौ को पहचानते हैं जो निगाहों ही निगाहों में एक दूसरे को देखते ही दौड़ने लगती है। वो डोर जो दिल ही दिल में अंदर बंध जाती है और एक दूसरे से अलग होने के बाद अपने अपने घरों में अलग अलग, अपने अपने कमरों में अकेले आराम, सुकून और चैन से बैठे हुए भी यूं महसूस होता है जैसे वो डोर हिल रही है। एक ही समय में, वक्त और एहसास के एक ही सानहे में वो दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं। रात की तन्हाई में अज़रा को अपने बिस्तर पर अकेले लेटे लेटे एकदम एहसास हुआ जैसे उसके बहुत ही करीब उसके चेहरे पर वकार झुका हुआ है। घबरा कर उसने बेड स्विच दबाकर रोशनी की। कमरे में कोई न था, फिर भी वो घबरा सी गई, लजा सी गई। उसे एक लम्हे में ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका राज वकार को मालूम हो गया। तीसरी बार जब वकार से रूरफ की दावत पर मिली तो बेइख्तियार उसकी आंखें झुक गईं और रुखसारों पे रंग आ गया। मोहब्बत करने वाली औरत का दिल बहुत शफ़ाफ है। वकार और अज़रा को एक दूसरे के करीब आते ज्यादा देर नहीं लगी। कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे बनाने वाले ने उन दोनों को बनाया तो एक दूसरे के लिए ही था। दोनों जिद्दी और मगरूर थे, रास्तबाज और मेहनती, न किसी से दबने वाले न किसी से बेजा खुशामद करने वाले। दोनों किसी कदर कस बहस भी थे, और शायद वो बहस सदियों पहले उनके दरमियान शुरू हुई थी, अब फिर जारी हो रही थी। दोनों साइंस के बहुत अच्छे तालिबे इल्म थे और यूनिवर्सिटी के चीदा स्कॉलरों में उनका शुमार होता था, और आजकल साइंस में फ़लसफ़े से कहीं ज्यादा बहस करने का मौका है। इस पर तुर्रा ये कि दोनों वजीहा, खूबसूरत और हसीन थे। लगता था कुदरत ने दोनों को एक ही सांचे और ठप्पे में ढालकर एक दूसरे से दूर फेंक दिया था। हालात के महवर पर गर्दिश करते करते अचानक वो एक दूसरे से आन मिले थे और अब ऐसा लगता था जैसे कभी एक दूसरे से अलग ना होंगे। ये पहचान 3-4 साल तक चलती गई और गहरी होती गई। इस अरसे में वकार IAS के इंतखाब में आ चुका था और ट्रेनिंग हासिल कर रहा था। अज़रा भी नेशनल लेबोरेटरीज में मुलाजिम हो चुकी थी और अपने महबूब मौजू क्रिस्टोलॉजी पर रिसर्च कर रही थी। जिंदगी उन दोनों के लिए बहार के पहले झोंके की तरह शुरू हो रही थी। उन दोनों ने शादी का फैसला कर लिया था, मगर शादी से चंद रोज पहले अज़रा के मुंह से नहीं निकल गया। बरसों बाद आज भी जब वो वाक़ये को याद करती है तो उसे उस नहीं पर हैरत तो नहीं होती, हाँ, इस नहीं पर जमे और अड़े रहने पर हैरत होती है। वो दोनों नेशनल पार्क के एक घने कुंज में घास पर दस्तरख्वान बिछाए खाना खा रहे थे। दूर ऊपर कहीं सूरज था, बीच में चमेली के पीले पीले फूल थे जिनके ओट में कहीं कहीं झील का नीला पानी एक शरीर बच्चे की तरह उन दोनों की तन्हाई में झांका जाता है। कोई कश्ती साहिल से गुजर जाती है, कोई प्यार करने वाली लड़की अपने चाहने वाले के बाजू पर सर रखकर हंस रही है। उसकी हंसी सफ़ेद बादल का एक टुकड़ा है। इस दुनिया में हमेशा क़यामतें आती रहेंगी और हमेशा वो एक दूसरे से झगड़ेंगे, 10 गज ज़मीन के लिए, कभी एक झूठे गुरूर के लिए, और हमेशा कोई न कोई आफत टूटती रहेगी इस दुनिया में। मगर मोहब्बत सिर्फ एक बार आती है, बादल के सफ़ेद टुकड़े की तरह, झील में एक कश्ती की तरह तैरती हुई, चाहत के बाजू पर सर रखे हुए आसमान को तकती हुई, दिल के साहिल को छूती हुई गुजर जाती है। कोई हाथ बढ़ा के रोक ले तो रुक जाती है, वरना मौत की गूंज की तरह कहीं और चली जाती है। ऐसे ठंडे से मीठे शहद भरे लम्हे वो बहस शुरू हुई थी। वकार ने उसे मशवरा दिया था कि शादी के बाद अज़रा नेशनल लेबोरेटरीज में काम करना छोड़ दे। वकार अब IAS में आ चुका है, खुदा के फजल से हर तरह की फरागत उसे हासिल है। अब अज़रा को इस्तीफ़ा दाखिल कर देना चाहिए। चंद दिनों में उनकी शादी होने वाली है। अज़रा के मुंह से ना निकल गई, नहीं, वो अपनी मुलाजमत कभी तर्क नहीं करेगी। मुलाजमत छोड़ने की ज़रूरत क्या है, उसे एक काम पसंद है, वो रिसर्च करना चाहती है। शादी का ये मतलब तो हरगिज़ नहीं है कि औरत मर्द की गुलाम होकर रह जाए। घरदारी में ऐसा कौन सा वक्त लगता है? खाना बावर्ची पकाएगा, पानी नल से आएगा, झाड़ू बुहार झाड़ पोंछ का काम मनियार करेगी, बाकी रह क्या गया? सोफे पर एक उम्दा साड़ी पहनकर शौहर की राह तकना। सो ये काम कौन सा मुश्किल है? दफ्तर से आते ही चंद मिनट में साड़ी बदलकर मुंह हाथ धोकर दरवाजा पर टंगी हुई एक रोशन मुस्कुराहट की तरह खड़ा हुआ जा सकता है। जूं वो बात करते गए बहस उलझती ही गई। अज़रा को अंदाजा हो रहा था कि बहस गलत रास्ते पर जा रही है, मगर जोश के आलम में वो भी बोलती चली गई।
बहस के दौरान उसे ये भी एहसास हुआ कि वो घर और उसकी जिम्मेदारी और उसके एहसास की अहमियत को महज बहस की खातिर कम करती जा रही है। कुछ ये भी एहसास होने लगा कि वैसे वक़ार की दलील में वज़न ज़्यादा है। इस बात से वो और भी बिफर गई। उसके लहजे में तल्खी आने लगी। फिर उसे ये महसूस हुआ जैसे ये सब कुछ गलत हो रहा है। उसे मामले को संभाल लेना चाहिए, मगर वो एक ना जो उसके मुंह से निकली तो निकलती ही चली गई, और वो बहस के दौरान मजीद कस-बहसी से काम लेने लगी। वक़ार भी संजीदगी को छोड़कर गुस्से से काम लेने लगा। तुम्हें ये नौकरी छोड़ देनी होगी, तुम मुझे ऐसी कोई धमकी नहीं दे सकते। अज़रा के लहजे में आंसू आने लगे। वो और भी अपने अकीदे पर सख्त होती गई। किसी कीमत पर मैं ये मुलाजमत नहीं छोड़ूंगी, चाहे शादी हो या न हो। मैं अपना काम बंद नहीं करूंगी। यकायक अज़रा ने अपना फैसला दे दिया और बहस एकदम बंद हो गई। दस्तरख्वान लपेट दिया गया। खामोशी में झील के किनारे बर्तन धोए गए। एक कश्ती मर्दों औरतों की हंसी से भरी हुई शरीर, बच्चों की किलकारियों से मामूर करीब से गुजरती जा रही थी। अज़रा का जी चाहा वो हाथ बढ़ा के इस कश्ती को रोक ले, वरना ये सब बच्चे चले जाएंगे और वो अकेली रह जाएगी। मगर उसके दिल में इतना गम और गुस्सा और गुरूर भरा हुआ था कि वो कुछ न कर सकी। टिफिन के एक खाली बर्तन को हाथ में लिए पानी में खंगालती रही, और पानी अल्मुनियम की दीवारों से एक बेमानी फिक्रे की तरह टकराता रहा। गाड़ी में भी उसे ख्याल आया कि वो वक़ार की बात मान जाए, अपनी जिद तर्क कर दे, एक कमज़ोर लम्हे का सहारा लेकर अपने आप को वक़ार की गोद में सर रख दे। मगर वो मुल्तजी लम्हा गुजर गया और वो चट्टान की तरह सख्त और मगरूर बनी अपनी सीट पर वक़ार से अलग बैठी रही, हत्ता ये कि उसका फ्लैट आ गया। वक़ार, अलिफ और अज़रा की शादी नहीं हुई। वक़ार अपनी पोस्टिंग पर तन्हा ही चला गया। अज़रा ने भी किसी दूसरे बड़े शहर में ट्रांसफ़र करवा लिया। बहुत से साल गुजर गए, दिल बुझ सा गया। वक़ार अब भी अज़रा को याद आता था। तन्हा रातों में, जिंदगी के उजाड़ और तवील लम्हों में वक़ार की जुदाई बहुत खलने लगी। मर्द तो बहुत थे, और 1000 तनख्वाह पाने वाली औरत के लिए मर्दों की क्या कमी हो सकती है। मगर वो दूसरे मर्द से शादी तो जब करे जब वक़ार को किसी तरह भूल जाए, और वो कमबख्त दिल से उतरता ही नहीं। अज़रा ने शादी नहीं की, मगर उसने चंद माह का यतीम बच्चा गोद लेकर पाल लिया। मुन्ना भी अब 4 साल का हो चुका था और अपने बाप को पूछता था, अम्मी, अब्बू कहाँ हैं? कनाडा गए हैं। कनाडा कहाँ हैं? यहाँ से बहुत दूर है। कब आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? सबके अब्बू तो रात को घर आते हैं, मेरे अब्बू क्यों नहीं आते? वो लाजवाब होकर चुप हो जाती, मगर मुन्ना पूछता ही रहता। कंडोर गार्डन में जब उसे दाखिल कराने का सवाल आया तो मुन्ने के बाप का नाम पूछा गया। एकदम से अज़रा ठिठक सी गई, फिर आहिस्ता से बोली, वक़ार हुसैन। नाम लिख लिया गया। मुन्ने के दिल पर दर्ज भी हो गया। उसी रात मुन्ने ने अपनी अम्मी के गले में बाहें डालकर पूछा, अम्मी, क्या मेरे अबू का नाम वक़ार हुसैन है? हाँ बेटा। अज़रा की आंखों से आंसू छलकने लगे। देखने में कैसे हैं मेरे अब्बू? मुन्ने ने दूसरा सवाल किया। अज़रा बात को ख़त्म करने की खातिर एक ट्रंक खोलकर उसमें से वक़ार की एक तस्वीर निकाल कर लाई और मुन्ने के हाथ में दे दी। मुन्ना देर तक उस तस्वीर को गौर से देखता रहा। फिर उसने अपने अब्बू की तस्वीर को अपने नन्हे से सीने से लगा लिया। फिर तस्वीर का मुंह चूमकर बोला, मेरे अब्बू, मेरे अब्बू। अज़रा ने उसे जल्दी से गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी, मगर मुन्ना नहीं रोया। वो मर्द था, और जब अज़रा के आंसू खत्म हो गए तो उसने गंभीर और संजीदा लहजे में अज़रा से पूछा, अम्मी, क्या अब्बू तुमसे खफा हैं? अज़रा ने आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया। मुन्ना देर तक अपनी अम्मी को गौर से घूरता रहा। उसके मासूम भोले चेहरे पर दोनों अब्रुओं के दरमियान सोच की एक गहरी लकीर बन गई थी। मुन्ने ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, रो नहीं अम्मी, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तुम्हें अबू के पास कनाडा लेकर चलूंगा। कनाडा? वक़ार तो हिंदुस्तान में था कहीं पर। उसे ये भी नहीं मालूम था कि अज़रा कहाँ पर है। ये भी मालूम था कि कहीं पर उसके एक बेटा भी पैदा हो चुका है। ये भी नहीं मालूम था कि उस बच्चे ने अपने कमरे में दीवार पर उसकी तस्वीर टांग ली है और उससे बातें करता है। वक़ार को ये सब कुछ मालूम नहीं था, मगर शादी उसने भी नहीं की। अभी जख्म भरा नहीं था। कुछ ये भी महसूस होता था कि जो औरत इस दुनिया में उसके लिए थी, जो सही मानों में उसकी साथी हो सकती थी, उसको उसने अपनी जिद में खो दिया। आज भी उसे एहसास था कि बात उसी की सही थी, दलील जायज़ और वज़नी, मगर वो जो अपनी बात मनवाने के लिए तुल गया था, उसी एक बात ने शायद अज़रा को उससे बरगश्ता खातिर कर दिया था। वो अगर उसकी मुलाजमत तर्क करने पर इस कदर इसरार न करता तो यकीनन अज़रा भी इतनी जिद न करती। मुमकिन था कुछ अरसे के बाद खुद ही छोड़ देती, या बच्चा होने के बाद तो ज़रूर ही खुद से ये मुलाजमत छोड़ देती। एक ज़रा सी बात के लिए अपनी मर्द की बेहुदा खुदी की खातिर वक़ार ने अपनी मोहब्बत को ठुकरा दिया था। ये एहसास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था।
अंदर ही अंदर वकार अपनी गलती पर पेंचोताब खाता, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, बरस गुजरते गए। क्या जवानी इसी तरह गुजर जाएगी? तब वो अय्याश ओ बाश आदमी नहीं था। वो घरेलू सुकून पसंद एक ही औरत वाला मर्द था। इधर उधर की ताक झांक से वो घबराता था। उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ अजरा, उसके बच्चों और उसके घर का तसव्वुर किया था, और जब उसे वही घर नहीं मिला तो उसने भी शादी का ख्याल तर्क कर दिया और अपने आप को अपने काम में गर्क कर दिया। एक बार वो नागपुर से दिल्ली के लिए फ्लाई कर रहा था। मानसून के दिन थे, मौसम बहुत खराब और तूफानी हो रहा था। उसके जहाज को रास्ता बदलकर हैदराबाद के हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा। इंजन में भी खराबी पैदा हो गई थी। मौसम बेहद खराब हो रहा था। मालूम हुआ रात यहीं काटनी पड़ेगी। सब मुसाफिरों को रात के क़याम के लिए रिट्स होटल ले जाया गया। हैदराबाद आने का उसे मौका मिलता। चाय पीकर वो बाहर निकल खड़ा हुआ। हवा में झक्कड़ और खुनकी के आसार थे। कसीफ बादलों की गहरी सिलवटों में डूबते हुए सूरज की सुर्खी थी। सड़क पर घास, तिनके और इमली के खुश्क पत्ते उड़ रहे थे। वकार ने अपने कोट के कालर ऊंचे कर लिए और उस सड़क पर हो लिया जो एक ऊंची पहाड़ी चट्टान के किनारे किनारे अपना रास्ता काटती हुई नीचे को जाती थी। कुछ देर के बाद वो हैदराबाद को सिकंदराबाद से जुदा करने वाले निजाम ताल पर था और मीलों तक फैले हुए पानी का नज़ारा कर रहा था। बांध की सड़क पर घूमता घूमता वो किसी दूसरी सड़क पर घूम गया। फिजा में अजीब उदासी सी थी। सड़कों पर रोशनी हो चली थी, मगर झक्कर ज़दा माहौल में ये जर्द रोशनी मायूसी को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अब चारों तरफ छोटे छोटे बंगले थे, जिनकी निस्फ कदे आदम दीवारों से बोगनवेलिया की फूलदार शाखें झांक रही थीं। कहीं कहीं पर अमलतास और इमली के पेड़ शाखों से शाखें मिलाएं उसके सर के ऊपर उसके खिलाफ किसी साजिश में मसरूफ नजर आते थे। एक आदमी एक मैली चद्दर ओढ़े एक पान वाले से बीड़ी का एक बंडल खरीद रहा था और करीब के दिलशाद होटल के मैले माहौल से एक ट्रांजिस्टर के गैर जाती संगीत की आवाज़ आ रही थी। मौसीकी अगर जाती ना हो तो महज मशीन का शोर बनकर रह जाती है। बहुत सी मौसीकी जो वो आजकल सुनता है खाली बर्तनों की आवाज़ मालूम होती है। गाने वाले की आवाज़ और सुनने वाले के कान का ताल्लुक बाकी है, मगर रूह का ताल्लुक गायब हो चुका है। ऐसी मौसीकी ऐसी शादी से मुशाबे है जो अखबारी इश्तिहारों के जरिए सरे अंजाम पाती है। एक बार उसने बड़े गुलाम अली खां को एक छोटी सी महफिल में अपनी आंखों के सामने गाते हुए सुना था। फिर उनके किसी रिकॉर्ड में वो मज़ा ना आया। एक बार उसने मोहब्बत भी की थी, फिर शादी के किसी पैगाम में वो मज़ा ना आया। एक बार वो सोचता सोचता चलता चलता रुक गया। किसी ने उसके घुटनों के नीचे उसकी पतलून को पकड़कर खींचा था। उसने मुड़कर देखा, एक छोटा सा कोई 4 साल की उम्र का एक बच्चा है और उसकी पतलून को पकड़े हुए उसकी तरफ बड़ी गहरी नज़रों से देख रहा है। क्या है बेटे? उसने बड़ी नर्म आवाज में पूछा। आपका नाम क्या है? मुन्ने पूछा। वकार हुसैन, उसने जवाब दिया। मगर तुम क्यों पूछते हो बेटे? क्योंकि हमारे घर में आपकी तस्वीर लगी है। मेरी तस्वीर तुम्हारे घर में? वकार हुसैन हैरानी से इस 4 साल के बच्चे की तरफ देखने लगा। जहन पर बहुत जोर देने के बाद भी उसे याद न आया कि हैदराबाद में उसका कोई रिश्तेदार रहता था। मुन्ने ने आहिस्ता से इस बात में सर हिला दिया। फिर दोनों हाथ फैलाकर बोला, मुझे अपनी गोद में उठा लो और मेरे घर चलो, तुमको वो तस्वीर दिखाता हूँ। वकार हुसैन ने झुककर बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। बच्चा बड़े आराम से उसके सीने से लग गया और अपने छोटे हाथ की नन्ही नन्ही उंगलियों से उसे अपने घर का रास्ता बताने लगा। जब वो दोनों एक नीम तारीख बंगले के बागीचे में दाखिल हुए तो मुन्ना उसकी गोद से उतर गया। अब वो दोनों बागीचे के गिर्द एक नीम दायरा बनाती हुई रविश पर घूमकर बंगले के पोर्च में आ चुके थे। मुन्ने ने जल्दी से अपनी उंगली वकार के हाथ से छुड़ाई और तेजी से बंगले के अंदर जाते हुए जोर से चिल्लाया, अम्मी अम्मी, अब्बू आ गए। अजरा दौड़ी दौड़ी बाहर आई, फिर ठिठक कर दरवाजे पर खड़ी हो गई। फिर वकार को पहचानकर खुशी से रोने लगी। नहीं नहीं, अब वो कभी भी ना नहीं करेगी। वकार वहीं पोर्च में जमे का तसव्वुर किए खड़ा रहा, जैसे वक्त की गर्द अचानक छंट गई हो। अजरा की आंखों से बहते आंसू उसकी पुरानी जिद और उन तमाम सालों की तन्हाई को धो रहे थे। वकार ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी धड़कनें वैसी ही तेज थीं जैसी सालों पहले नेशनल पार्क की उस आखिरी बहस के वक्त थीं, मगर इस बार उनमें गुस्सा नहीं, एक बेपनाह शिद्दत थी। मुन्ना उन दोनों के दरमियान खड़ा अपनी अम्मी को और फिर अपने तस्वीर वाले अब्बू को हैरत से देख रहा था। उसे लगा जैसे उसकी छोटी सी दुनिया का सबसे बड़ा ख्वाब सच हो गया हो। वो खिलखिलाकर अंदर की तरफ भागा। अब्बू आ गए। अम्मी, अब अब्बू कनाडा नहीं जाएंगे। उसके जाते ही सन्नाटा और गहरा हो गया, मगर ये सन्नाटा बोझिल नहीं था। वकार ने नज़दीक आकर अजरा के कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। अजरा ने इस बार हाथ नहीं छुड़ाया। वकार के हाथों की वही पुरानी गर्मी उसके पोर पोर में उतरने लगी। अजरा, वकार की आवाज़ भारी थी। मैंने इन सालों में हर दिन उस ना को सुना है।
मगर आज तुम्हारी आंखों में जो हाँ है वो मेरे तमाम दुखों का मदावा इलाज है। अज़रा ने भीगी नज़रों से उसे देखा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा लोच और समर्पण था। वकार, मैं जीतना चाहती थी मगर मैं हार गई, अपनी जिद से भी और तुम्हारी याद से भी। ये मुलाजमत, ये रुतबा, सब बेमानी हो गया जब रात की तन्हाई में तुम्हारा अक्स मेरे करीब होता था मगर तुम नहीं। वकार ने धीरे से उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरा और उसके माथे पर एक लंबा मुकद्दस पावन बोसा दिया। ये सिर्फ एक चुंबन नहीं था बल्कि उन खोए हुए सालों की भरपाई का आहद था। अज़रा ने अपनी आंखें मूंद लीं। उसे महसूस हुआ जैसे वो बरसों से एक सहरा रेगिस्तान में भटक रही थी और आज अचानक उसे साया मिल गया हो। अब कोई शर्त नहीं होगी अज़रा, वकार ने उसके कान के पास सरगोशी की। तुम वो रिसर्च करना जो तुम करना चाहती हो, तुम वो आज़ादी जीना जो तुम्हारा हक है। मुझे बस तुम चाहिए और हमारा ये बेटा जो मुझे ढूंढकर घर ले आया है। अज़रा ने अपना सर वकार के मजबूत सीने पर टिका दिया। बाहर तूफान थम चुका था मगर उनके दिलों के अंदर मोहब्बत का एक नया ज्वार उमड़ रहा था। वो डोर जो सदियों पहले बंधी थी आज फिर से खिंच गई थी, अटूट और मुकम्मल। कमरे की मध्यम रोशनी में उन दोनों के साये एक दूसरे में इस तरह गुंथ गए कि अब उन्हें अलग करना कुदरत के लिए भी मुमकिन न था। दरवाजे पर खड़ी अज़रा के पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वकार को साक्षात अपने सामने देख उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये हकीकत है या उसकी आंखों का कोई छल। मुन्ना अंदर भाग चुका था और अब उस धुंधली रोशनी वाले बरामदे में सिर्फ वो दोनों थे और बरसों की अधूरी प्यास। वकार ने एक भारी कदम आगे बढ़ाया। उसकी नज़रों में वो अधिकार था जो सिर्फ एक सच्चे प्रेमी की आंखों में होता है। उसने बिना कुछ कहे अज़रा की कमर में हाथ डाला और उसे खींचकर अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। अज़रा के मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकली। उसने अपना चेहरा वकार के कोट में छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। ये रोना हार का नहीं था बल्कि उस बोझ के उतर जाने का था जिसे वो अकेले ढो रही थी। बस अज़रा, बहुत हो गया, वकार ने उसकी रेशमी जुल्फों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक मर्दाना गूंज और गहराई थी। तुमने खुद को सजा दी, मुझे सजा दी। क्या हासिल हुआ इस जिद से? देखो मुझे, मैं तुम्हारे बिना एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। अज़रा ने भीगी नजरों से ऊपर देखा। वकार का चेहरा उसके इतने करीब था कि उसकी गर्म सांसें अज़रा के होठों को छू रही थीं। अज़रा की आंखों में समर्पण की चमक थी। उसने धीरे से अपने हाथ वकार के गले में डाल दिए। मुझे लगा था मैं तुम्हारे बिना जी लूंगी वकार, अज़रा ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन मेरी हर जीत तुम्हारी कमी की वजह से फीकी पड़ गई। मैं रिसर्च में नाम कमाती रही लेकिन दिल के अंदर एक खालीपन बढ़ता गया। आज जब इस बच्चे ने तुम्हें अब्बू कहा तो लगा जैसे मेरी रूह को उसकी मंजिल मिल गई। वकार ने झुककर अज़रा के भीगे गालों को चूमा और फिर उसके होठों के करीब आकर रुक गया। अब मुझे कोई तर्क नहीं करना, कोई बहस नहीं करनी। तुम जो हो, जैसी हो, मुझे वैसी ही चाहिए। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी पहचान सब मुझे स्वीकार है, बस तुम मुझसे दूर मत जाना। अज़रा ने अपनी आंखें मूंद लीं और वकार के होठों के स्पर्श को महसूस किया। वो एक ऐसा पल था जहां समय रुक गया था। वो न जो बरसों पहले उनके बीच दीवार बनकर खड़ी थी, आज उस एक आलिंगन में ढह गई। वकार ने उसे और भी कसकर थाम लिया, जैसे वो फिर से उसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। बाहर बारिश की बूंदें अब खिड़कियों पर दस्तक दे रही थीं, लेकिन अंदर एक ऐसी आग जल रही थी जिसने बरसों की बर्फ को पिघला दिया था। उस रात अज़रा ने जान लिया कि आज़ादी अपनों से दूर होने में नहीं, बल्कि अपनों की बाहों में खुद को खो देने में है। रात की खामोशी में बाहर बारिश तेज हो गई थी, लेकिन बंगले के अंदर का माहौल बरसों की तड़प और जज्बात की तपिश से भरा हुआ था। वकार ने अज़रा का हाथ थामकर उसे सोफे पर बिठाया, लेकिन खुद उसके पैरों के पास कालीन पर बैठ गया, जैसे वो अपनी पिछली गलतियों का प्रायश्चित कर रहा हो। वकार ने अज़रा के हाथों को अपने चेहरे से सटा लिया और उसकी आंखों में डूबते हुए बोला, अज़रा, मैंने इन सालों में बहुत से शहर देखे, बहुत सी औरतें देखीं, लेकिन तुम्हारी उस एक ना ने मेरे दिल पर जो घाव किया था उसे कोई नहीं भर सका। मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने पुरुष अहंकार में तुम्हारी प्रतिभा को नहीं देखा। अज़रा की आंखों से फिर आंसू बह निकले। उसने झुककर वकार के बालों में अपनी उंगलियां फंसाईं। उसका स्पर्श आज बहुत साहसी और प्रेम से भरा था। उसने धीरे से कहा, वकार, गलती मेरी भी थी। मैंने अपने काम को प्रेम से बड़ा मान लिया था, जबकि सच तो ये है कि तुम्हारे बिना मेरा काम भी बेजान था। मुझे देखो, मैं तुम्हारी वही अज़रा हूं, बस थोड़ी थक गई हूं। वकार का हाथ धीरे से अज़रा के गालों से होता हुआ उसकी गर्दन तक गया। उसने उसे धीरे से अपनी ओर झुकाया। दोनों के बीच की दूरी अब खत्म हो चुकी थी। वकार की आंखों में एक प्यास थी, एक ऐसी चाहत जिसे उसने सालों तक दबा कर रखा था। उसने अज़रा के कान के पास धीमे स्वर में कहा, आज रात मैं तुम्हें फिर से पाना चाहता हूं। वैसे नहीं जैसे हम पहले मिले थे, बल्कि वैसे जैसे दो बिछड़ी हुई रूहें एक दूसरे में समा जाती हैं।
अज़रा ने एक गहरी सांस ली। उसका रोम रोम वकार की नज़दीकी से कांप रहा था। उसने बिना किसी झिझक के अपना सिर वकार के कंधे पर टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। वकार ने उसे अपनी बाहों में ऊपर उठा लिया। अज़रा का वजन उसके लिए किसी फूल की तरह था। वे बेडरूम की ओर बढ़े, जहां दीवार पर वकार की वही पुरानी तस्वीर टंगी थी। वकार ने अज़रा को बिस्तर पर धीरे से लिटाया और खुद उसके पास बैठ गया। कमरे की मध्यम रोशनी में अज़रा का चेहरा किसी कुंदन की तरह चमक रहा था। वकार ने उसके माथे, उसकी आंखों और फिर उसके होठों पर अपने प्रेम की मुहर लगा दी। उस रात कोई बहस नहीं थी, कोई ना नहीं थी। सिर्फ दो दिल थे जो एक दूसरे की धड़कनों को पढ़ रहे थे। बरसों का सूखा खत्म हो चुका था। वकार की बाहों में सुरक्षित महसूस करते हुए अज़रा को एहसास हुआ कि आज उसकी रिसर्च पूरी हो गई। उसने जीवन का सबसे बड़ा सच पा लिया था, और वो सच प्रेम था। रात की उस खामोश तन्हाई में कमरे की मध्यम रोशनी उन दोनों के मिलन की गवाह बन रही थी। बरसों का फासला सिमटकर चंद इंचों में रह गया था। वकार ने जब अज़रा को अपनी बाहों में और भी शिद्दत से भींचा तो अज़रा को लगा जैसे उसकी सांसें रुक सी गई हों। वो ना जो कभी पत्थर की लकीर बन गई थी, आज मोम की तरह पिघलकर वकार के सीने पर बह रही थी। वकार की उंगलियां अज़रा के चेहरे के उतार चढ़ाव को इस तरह महसूस कर रही थीं जैसे कोई अंधा बरसों बाद अपनी सबसे कीमती चीज को छू रहा हो। उसने अज़रा की आंखों में देखते हुए बहुत धीरे से कहा, अज़रा, तुमने इस घर में मेरी तस्वीर सजाई, मुन्ने के दिल में मेरा नाम लिखा। लेकिन क्या तुम्हें अंदाजा है कि मैंने अपनी रूह के हर हिस्से पर सिर्फ तुम्हारा नाम लिख रखा था? अज़रा का बदन वकार की छुअन से सिहर उठा। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और वकार के गले लग गईं। उसके हाथों की पकड़ वकार की पीठ पर और मजबूत हो गई। उसने वकार के कान के पास कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया, अब और बातें मत करो वकार, बस मुझे थामे रखो। मुझे डर है कि कहीं सुबह होते ही ये हकीकत फिर से कोई अधूरा सपना न बन जाए। वकार ने उसे और भी करीब खींच लिया। उनके बीच की दूरी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वकार के होठों ने अज़रा के गले और कंधों पर प्रेम की वो दास्तां लिखनी शुरू की जिसका इंतजार उन दोनों को सदियों से था। अज़रा ने खुद को पूरी तरह वकार के हवाले कर दिया था। वो मगरूर और स्वाभिमानी औरत आज सिर्फ एक प्रेमिका थी जो अपने प्रेमी की बाहों में बिखर जाने को बेताब थी। कमरे में सिर्फ उनकी भारी होती सांसों की आवाज थी और बाहर गिरती बारिश का शोर। वकार ने अज़रा के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लिया और उसके होठों पर एक ऐसा गहरा और लंबा चुंबन अंकित किया जिसमें वक्त ठहर गया। उस एक पल में उन दोनों ने एक दूसरे को सब कुछ माफ कर दिया, वो जिद, वो जुदाई और वे बर्बाद हुए साल। जैसे जैसे रात गहराती गई उनकी मोहब्बत की तपिश और बढ़ती गई। वकार की बाहों में अज़रा को वो सुकून मिला जो उसे दुनिया की किसी बड़ी लेबोरेटरी या ऊंचे पद पर नहीं मिला था। उसने जान लिया था कि वो चाहे कितनी भी बड़ी साइंटिस्ट बन जाए, उसका सबसे बड़ा सच यही मर्द था जो उसे अपनी बाहों में समेटे हुए था। उस रात उस बंद कमरे में दो जिस्म और दो रूहें एक होकर उस अधूरेपन को हमेशा के लिए दफन कर रहे थे। अब कोई दीवार नहीं थी, कोई पर्दा नहीं था, सिर्फ एक बेपनाह, निश्चल और निर्भीक प्रेम था। रात की वो सघनता धीरे धीरे सुबह की पहली किरण की ओर बढ़ रही थी। अज़रा वकार के मजबूत सीने पर सिर रखे हुए अधखुली आंखों से खिड़की के बाहर फैलती नीलिमा को देख रही थी। वकार का हाथ अभी भी उसकी कमर पर दृढ़ता से टिका था, जैसे वो नींद में भी ये सुनिश्चित कर रहा हो कि अज़रा कहीं ओझल न हो जाए। वकार की आंखें खुलीं तो उसने सबसे पहले अज़रा के चेहरे को देखा जो सुबह की कोमल रोशनी में और भी हसीन और शांत लग रहा था। उसने झुककर अज़रा के कान के पास अपनी भारी आवाज में कहा, आज की ये सुबह वैसी ही है जैसा सपना मैंने बरसों पहले देखा था। अज़रा, तुमने मुझे वापस पाकर मुझ पर एहसान नहीं किया बल्कि मुझे पूरा कर दिया। अज़रा ने करवट ली और अपनी उंगलियों से वकार की ठुड्डी पर बड़ी हुई हल्की दाढ़ी को सहलाया। उसकी नज़रों में अब कोई पर्दा नहीं था। उसने बड़ी बेबाकी से वकार की आंखों में झांकते हुए कहा, अब हम कहीं नहीं जाएंगे वकार। न तुम मुझे छोड़कर अपनी पोस्टिंग पर अकेले जाओगे और न मैं अपनी जिद लेकर किसी दूसरे शहर। मुन्ने को उसका पिता मिल गया है और मुझे मेरी जिंदगी। अचानक कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मुन्ना अपनी नींद भरी आंखों को मलता हुआ अंदर आया। उसने जब अपने तस्वीर वाले अब्बू को अपनी अम्मी के इतने करीब बिस्तर पर बैठा देखा तो उसके चेहरे पर एक ऐसी मासूम और जादुई मुस्कान फैली जिसने उन दोनों के दिलों को पिघला दिया। अब्बू, आप अभी तक यहीं हैं? मुन्ना दौड़कर बिस्तर पर चढ़ गया और उन दोनों के बीच में घुस गया। वकार ने मुन्ने को ऊपर उठाकर अपने सीने से लगा लिया और उसे हवा में उछालते हुए बोला, हाँ बेटा, अब्बू अब कभी नहीं जाएंगे, अब हम सब साथ रहेंगे। अज़रा ने उन दोनों को देखा और उसे महसूस हुआ कि प्रेम सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है बल्कि एक बिखरते हुए संसार को फिर से जोड़ लेने की शक्ति है। उसने मुस्कुराते हुए वकार की आंखों में देखा। उस मुस्कान में एक वादा था कि अब चाहे कितनी भी बहस हो, चाहे कितने भी मतभेद हों, वे कभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे।
सूरज पूरी तरह निकल आया था। हैदराबाद की गलियां जाग रही थीं, लेकिन उस छोटे से बंगले के अंदर एक पुरानी कहानी का अंत हो चुका था और एक नई खूबसूरत दास्तां शुरू हो रही थी। वो डोर जो कभी अदृश्य थी, आज साक्षात उनके सामने एक परिवार के रूप में मौजूद थी। सूरज की किरणें अब पूरे कमरे में फैल चुकी थीं, लेकिन वकार और अजरा के लिए वक्त जैसे ठहर गया था। मुन्ना उन दोनों के बीच सो गया था और उन दोनों की नजरें एक दूसरे पर जमी थीं। वकार ने धीरे से अजरा का हाथ अपने होठों से लगाया और बहुत ही गंभीर लहजे में कहा, अजरा, अब और देर नहीं। मैं आज ही तुम्हारे साथ शहर की सबसे बड़ी अदालत और फिर मस्जिद जाना चाहता हूँ। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी हो। अजरा ने मुस्कुराते हुए वकार की आंखों में देखा। आज उसकी आंखों में वो पुरानी जिद्दी अजरा नहीं, बल्कि एक मुकम्मल औरत थी। उसने धीरे से कहा, वकार, अब हमें किसी गवाह की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, मैं दुनिया के सामने तुम्हारा हाथ थामकर चलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग देखें कि मोहब्बत जब लौटती है तो कितनी गरिमा और शान के साथ लौटती है। उस दिन दोपहर में अजरा ने अपनी सबसे खूबसूरत रेशमी साड़ी पहनी। वकार ने अपना सफ़ेद कुर्ता और वो रौबदार अंदाज अपनाया जो उसकी पहचान थी। जब वे दोनों मुन्ने का हाथ थामकर बाहर निकले तो पड़ोस के लोग और रास्ते से गुजरने वाले हर शख्स की नज़रें उन पर थम गईं। वे एक ऐसा जोड़ा लग रहे थे जिसे कुदरत ने बड़ी फुर्सत में तराशा हो। वकार ने अजरा को अपनी गाड़ी में बिठाया। गाड़ी के अंदर की खुशबू और वकार की मौजूदगी अजरा को मदहोश कर रही थी। रास्ते में वकार ने गाड़ी एक किनारे रोकी। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी मखमली डिब्बी निकाली। उसमें हीरे की एक अंगूठी थी, वो अंगूठी जिसे वकार ने सालों पहले खरीदा था, इस उम्मीद में कि कभी न कभी वो अजरा की उंगली में इसे पहनाएगा। इसे मैंने 10 साल पहले लिया था, वकार ने अजरा का हाथ थामते हुए कहा। हर साल इसे देखता था और सोचता था कि क्या कभी वो हाथ मेरे हाथ में होगा। अजरा की आंखों में फिर से खुशी के आंसू आ गए। वकार ने बहुत ही प्यार और शिद्दत के साथ वो अंगूठी अजरा की उंगली में पहना दी। उस पल अजरा को महसूस हुआ कि उसकी बरसों की रिसर्च आज मुकम्मल हुई। उसने झुककर वकार के हाथ को चूम लिया। अदालत की कागजी कार्यवाही और निकाह की रस्मों के बाद जब वे शाम को वापस लौटे तो आसमान में बादलों का रंग गहरा गुलाबी हो चुका था। वकार ने घर के अंदर कदम रखते ही अजरा को दीवार से सटा दिया और उसके चेहरे के करीब आकर बोला, अब तुम मिसेज वकार हुसैन हो। अब कोई लेबोरेटरी, कोई नौकरी और कोई दूरी हमारे बीच नहीं आएगी। अजरा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, और अब वकार हुसैन को ये भी मान लेना चाहिए कि उनकी पत्नी सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं, बल्कि उनकी रूह की मालकिन है। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। वो हंसी उन तमाम सालों के दुख को मिटा रही थी। उस रात उनके घर का आंगन चमेली की खुशबू से महक रहा था और वे दोनों एक नई जिंदगी के सफर पर निकल पड़े थे, जहां सिर्फ प्यार था और ना के लिए कोई जगह नहीं थी। 5 साल बाद नेशनल पार्क की वही झील आज भी वैसी ही शांत थी। सूरज की सुनहरी किरणें पानी की लहरों पर नाच रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे 7 साल पहले उस कड़वी दोपहर में हुआ था। लेकिन आज माहौल बिल्कुल अलग था। झील के किनारे घास पर बिछे दस्तरख्वान पर अब सिर्फ 2 लोग नहीं थे। 9 साल का मुन्ना, जो अब बहुत हद तक वकार की तरह रौबदार दिखने लगा था, अपनी छोटी बहन जोया को तितलियों के पीछे भागना सिखा रहा था। जोया की खिलखिलाहट वैसी ही थी जैसी अजरा ने उस पुरानी कश्ती में सुनी थी, सफ़ेद बादल के एक टुकड़े जैसी। वकार ने घास पर लेटे हुए अपनी कोहनी के सहारे अजरा की तरफ देखा। अजरा आज भी नेशनल लेबोरेटरी में सीनियर साइंटिस्ट थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर वो पुरानी तलखी नहीं बल्कि एक ठहराव था। वह एक फाइल पढ़ रही थी, लेकिन उसका एक हाथ वकार की उंगलियों में फंसा हुआ था। क्या सोच रही हो? वकार ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। उसकी आवाज में आज भी वही पुरानी खनक और प्यार था। अजरा ने फाइल बंद की और दूर तक फैले नीले पानी को देखते हुए मुस्कुराई। सोच रही हूं कि अगर उस दिन तुम हैदराबाद के उस होटल से बाहर न निकले होते तो आज हम कहाँ होते। वकार ने उसका हाथ थोड़ा और कसकर थाम लिया। शायद मैं आज भी किसी सूने बंगले में फाइलें निपटा रहा होता और तुम किसी लैब में मशीनों के बीच खुद को ढूंढ रही होती। पर किस्मत को हमारी ना मंजूर नहीं थी। तभी मुन्ना दौड़ता हुआ आया और उन दोनों के बीच में गिर पड़ा। अम्मी, अब्बू, देखो जोया ने क्या ढूंढा है। जोया के नन्हे हाथों में चमेली का वही पीला फूल था जो कभी उनके अलगाव का गवाह बना था। वकार ने उस फूल को लिया और अजरा के बालों में सजा दिया। अजरा लजाकर हंस पड़ी। उस एक पल में वो मगरूर साइंटिस्ट और वो सख्त IAS अफसर गुम हो गए थे। वहां सिर्फ 2 प्रेमी थे जिन्होंने समय को मात दे दी थी। वकार ने अजरा के कान के पास झुककर हौले से कहा, तुमने अपनी रिसर्च पूरी की? क्या पाया तुमने अपनी क्रिस्टोलॉजी में? अजरा ने वकार के कंधे पर सर रखा और बच्चों को खेलते हुए देखते हुए कहा, मैंने पाया कि दुनिया का सबसे मजबूत क्रिस्टल हीरा नहीं, बल्कि वो भरोसा है जो 2 लोगों को मीलों की दूरी और बरसों की खामोशी के बाद भी एक दूसरे से जोड़े रखता है। सूरज ढल रहा था
और उसकी लालिमा उनके खुशहाल परिवार को अपनी गोद में समेट रही थी। वो डोर जो सदियों पहले बंधी थी आज एक मजबूत जंजीर बन चुकी थी, ऐसी जंजीर जिसे अब कोई अहंकार या कोई ना कभी तोड़ नहीं सकती थी। मोहब्बत सिर्फ एक बार आई थी और इस बार उन्होंने उसे हाथ बढ़ाकर थाम लिया था, हमेशा के लिए। रात अपने आखिरी पहर में थी। कमरे के बाहर की बारिश अब एक धीमी संगीत जैसी सुनाई दे रही थी। वकार और अजरा, जो कभी दो अलग अलग किनारों की तरह थे, आज एक ही लहर बनकर शांत थे। अजरा ने वकार की बाहों में सिमटते हुए खिड़की से आती ठंडी हवा को महसूस किया। उसने धीरे से कहा, वकार, मुझे आज भी यकीन नहीं आता कि हम यहाँ साथ हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं सुबह फिर से वही अकेलापन ना आ जाए। वकार ने उसे अपने और करीब खींच लिया और उसके माथे पर एक गहरा बोसा दिया। अब कोई सुबह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी अजरा। हमने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल उस अहंकार को दे दिए जिसने हमें सिर्फ दर्द दिया, लेकिन अब जो वक्त बचा है वो सिर्फ हमारा है। अगले दिन की सुबह एक नया संदेश लेकर आई। जब सूरज की पहली किरण ने कमरे में दस्तक दी तो अजरा ने देखा कि वकार मुन्ने को गोद में उठाए बागीचे में टहल रहा है। मुन्ना खिलखिलाकर हंस रहा था और वकार की आंखों में वो चमक थी जो अजरा ने सालों पहले पहली मुलाकात में देखी थी। अजरा बरामदे में आकर खड़ी हो गई। वकार ने पलटकर उसे देखा और मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। अजरा ने बिना किसी झिझक के उसका हाथ थाम लिया। चलो अजरा, वकार ने कहा, आज हम उस झील के किनारे फिर से चलेंगे जहां से सब कुछ छूटा था, लेकिन इस बार हम यादें ताज़ा करने नहीं बल्कि एक नया वादा करने जाएंगे। वे उसी झील के किनारे पहुंचे। वही नीला पानी, वही चमेली के फूल, लेकिन इस बार अजरा के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। उसने झील के पानी को छूते हुए कहा, वकार, तुमने सही कहा था। मोहब्बत सिर्फ एक बार आती है और अगर उसे सही वक्त पर न रोका जाए तो वो मौत की गूंज बन जाती है, लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी गूंज हमें वापस ले आई। वकार ने अजरा का हाथ थामकर मुन्ने की तरफ इशारा किया जो पानी के पास खेल रहा था। हमारी मोहब्बत अब सिर्फ हम तक नहीं रही अजरा, वो इस बच्चे की मुस्कान में है, हमारे आने वाले कल में है। सूरज की रोशनी में उन दोनों के साए पानी पर एक होकर उभर रहे थे। वो डोर जो सदियों से खिंची हुई थी आज एक मजबूत बंधन बन चुकी थी। अब न कोई बहस थी, न कोई ना और न ही कोई अधूरापन। अजरा ने वकार के कंधे पर सर टिका दिया और अपनी आंखें मूंद लीं। उसने जान लिया था कि दुनिया जीत लेना आसान है, लेकिन अपनी मोहब्बत के सामने खुद को हार जाने देना ही सबसे बड़ी जीत है। मोहब्बत लौट आई थी शांत, गरिमामय और हमेशा के लिए।